हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIC 133 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसलिए इन क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि BHIC 133 भारत का इतिहास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वे क्वेश्चन आज आपके बीच उपलब्ध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाइज, ये जो BHIC 133 का इससे पहले और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जिनका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। BHIC 133 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से एक प्लेलिस्ट है। चैनल में आप विजिट कर सकते हो, या आप वीडियोज के क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। गाइज, बैक से जो भी म्यूजिक आता है, जो भी साउंड आता है, उसके लिए सॉरी, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में मैं उसका पिन कर दूंगा लिंक। ठीक है, आप देख सकते हो उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। जैसे कि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत में 13वीं से 15वीं शताब्दी के में प्रयुक्त विभिन्न कृषि तकनीकों का वर्णन कीजिए। ये जो है भारत में 13वीं से 15वीं शताब्दी में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकी जो होता है, कृषि तकनीक का जो ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और असाइनमेंट के क्वेश्चन दोनों में ये देखने को मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये जो है कृषि तकनीकी के बारे में बताना है, 13वीं से 15वीं शताब्दी में किस तरह से था। जैसे सल्तनत काल न केवल राजनीति की स्थापना के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह काल कृषि, उद्योग, व्यापार इत्यादि में भी नई तकनीकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब ये दिल्ली सल्तनत काल न केवल सिर्फ राजनीति के बारे में, राजनीति की स्थापना की, राजनीति में नए नए नियम लागू किए, नए नए उन्नति की, ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति की। इसके अलावा जो है सल्तनत काल जो है, ये जो है कृषि उद्योग में भी, कृषि तकनीकी में भी काफ़ी मतलब योगदान दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर? दिल्ली सुल्तानों ने कृषि की प्रगति के लिए पर्याप्त ध्यान दिया, जिसके कारण इस काल में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला, एवं यह काल जो है कृषि की उन्नति के लिए इसका श्रेय जो है तकनीक को जाता है। ये जो है दिल्ली सुल्तान जो है कृषि पर काफ़ी ध्यान दिया, जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान दिया, जिससे कि कृषि उत्पादन में जो है ना काफ़ी बढ़ावा मिली, काफ़ी योगदान दिया। उसके बाद यह काल जो कृषि के लिए, जो कृषि की उन्नति के लिए जो इसका मुख्य श्रेय जो है इसको तकनीक को जाता था। दिल्ली सुल्तान जो भी मतलब कृषि के लिए तकनीक लाए, वे श्रेय जो है ना, वे सभी इसका श्रेय जो है नई नई तकनीकों को जाता है। जैसा कि आगे, प्राचीन काल की भांति मुगल काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान था। ये जो है जैसे कि अभी भी भारत एक कृषि प्रधान देश है, वैसे ही पहले भी जो जिस समय मुगल काल हुआ करते थे, उस समय भी जो है ना भारतीय की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हुआ करती थी। मुगल साम्राज्य की लगभग 85% जनसंख्या जो है ना गाँवों में निवास करती थी। क्लियर? 85% जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी, जिसमें कृषि पर आधारित वर्ग की बहुलता थी, जिसमें जो है ना कृषि पर आधारित जो है ना वर्ग जो है अधिकता थी। उसकी जो भी जनसंख्या थी उस सब में जो है ना कृषि ज़्यादा थे। कृषि जो है ना कृषि पर आधारित जो भी वर्ग थे वो सबसे ज़्यादा थे। लघु उद्योग एवं व्यापार आदि की अच्छी वृद्धि के बाद भी तत्कालीन आर्थिक गतिविधियों में कृषि कार्य जो है सर्वोपरि रहा। ये जो लघु छोटे छोटे उद्योग हुए, उसके बाद व्यापार हुआ, लघु छोटे छोटे उद्योग और व्यापार में जो अच्छी वृद्धि होने के बाद भी जो है ना ये तत्कालीन आर्थिक जो है गतिविधि में कृषि जो है एक महत्वपूर्ण मतलब योगदान रहा, महत्वपूर्ण कार्य रहा। क्लियर? ऐतिहासिक स्रोतों एवं विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें यह इसकी जानकारी प्राप्त होती है, परंतु उस काल में कृषि फसलों का उत्पादन किस विधा से होता था। ये जो है ना ऐतिहासिक स्रोत जो है, ऐतिहासिक जितने भी स्रोत हैं उससे हमें पता चलता है। उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें इस बात का पता चलता है कि जो है पहले की जो है ना प्राचीन काल के जो है मुगल कालीन साम्राज्य में जो भी लोग थे, उसमें से 85% कृषि पर आधारित थे, और उसकी जो है ना जो छोटे छोटे उद्योग हुए, व्यापार हुए, उससे भी अच्छी वृद्धि होने के बाद भी जो है ना वहाँ की जो है गतिविधियाँ जो है वो कृषि कार्य मतलब सर्वोपरि था। क्लियर? ये जो है इतिहासकार हुआ, उसका स्रोत जो है, इससे में जो है ना ये सवाल उठता है कि उस काल में जो है कृषि फसलों का उत्पादन किस विधा से होता था। क्लियर? उसके परिस्थितियों के अनुरूप कृषि कार्य को ढालकर उत्पादन में विशिष्टता का सूत्रपात कैसे किया जाता था। मतलब ये सभी जो है ना सवाल उठा करते थे। उसके अर्थात जो है तत्कालीन कृषि प्रणाली पर विवरण
अलग है, सभी के जो है कृषि प्रणाली पर जो विवरण जो है, कथन जो है, सभी के अलग अलग हैं। फिर भी यत्र तत्र इस संदर्भ में जो भी विवरण प्राप्त होते हैं उसके आधार पर एक मोटी धारणा आवश्यक बनती है। इसके अलावा जो है ये जो अलग अलग विवरण है, अलग अलग कथन है, इसके अलावा जो यत्र तत्र जो भी है, इसके संदर्भ में जो भी सबूत प्रूफ मिलते हैं, उसके संदर्भ में जो भी विवरण प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर एक मोटी धारणा अवश्य बनती है। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग कृषि के बारे में समझ सकते हैं, जिसके आधार पर तत्कालीन कृषिगत तकनीकी विशिष्टता का आकलन संभव है। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि कृषि पर आधारित जो भी तकनीक, कैसे कैसे क्या क्या तकनीक वहाँ की उस समय भी अपनाई जाती थी, और उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में सिंचाई तकनीक, ये जो है कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं, इसलिए सिंचाई तकनीक के बारे में हम लोग देखते हैं। अब मुगल काल में कृषि उत्पादन मानसून के साथ जुए सा व्यवसाय था। मतलब ये जो मुगल काल उस समय जो है 13वीं से 15वीं शताब्दी में, जो मुगल काल के दौरान जो है, जो मुगल काल में भी ये जो कृषि उत्पादन जो है ना मानसून के साथ जुआ करते थे। जैसे कि क्योंकि जल जो है, जल का मुख्य स्रोत जो वर्षा ही थी उस समय जो है ना, ये जल का स्रोत जो है, जो भी कृषि में अगर पानी पटवन होना था तो वो कृषि जो है वर्षा पर ही आधारित था। अधिक या कम वर्षा होने पर कृषक जो है कठिनाई में पड़ जाता था। यदि ज़्यादा वर्षा हुई तो उससे भी फसल जो है सड़ सकता है, गल सकता है। उसके कम वर्षा हुई तो पानी के अभाव में वे अच्छी उपज नहीं होगी, वे मर जाएंगे, वे सही से उन्नति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कृषक को अवर्षण की स्थिति में मानसून पर निर्भरता से मुक्त होने के लिए सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर आश्रित होना पड़ता था। ये जो कृषकों को जो ना, जैसे मानसून पर निर्भर होते थे, उसके मुक्त के लिए जो सिंचाई कृत्रिम साधनों पर आश्रित होना पड़ता था। जैसे कि सिंचाई की तकनीक के लिए जैसे साधनों में से है कुएं, तालाब, नहरें आदि के सिंचाई के कृत्रिम का जो ना ये साधन मुख्य स्रोत था। ये जो है जैसे कुएं से जो ना खेत में पटवन किया जाता था, कृषि के सिंचाई कराया जाता था, तालाब हुआ, नहर हुआ, ये सब जो ना कृषि तकनीक के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत था। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कुएं। ये कुएं से भी जो ना उस समय कुआं से जो ना पटवन किया जाता था। उस समय कुएं काफ़ी योगदान दिया था कृषि के लिए। जैसे कुएं सिंचाई में मुख्य स्रोत थे। मुगल काल में अधिकतर कुएं कच्चे होते थे। मुगल काल के समय में जो ना अधिकतर कुएं जो कच्चे हुए थे। दरअसल ईंट के पक्के कुएं का निर्माण बहुत खर्चीला होता था। जो भी कुआं होता था ना उसमें पक्के ईंट के बनाने में पर वो काफ़ी महंगा होता था, काफ़ी खर्चीला होता था, इसलिए वह अधिकतर कुएं जो ना कच्चे होते थे। सन 1660 ईस्वी में 1660 में अजमेर में मेरता परगना में अवस्थित लगभग 6000 कुओं में मात्र 20 कुएं पक्के थे। ये जो है ना उसमें 1660 ईस्वी में अजमेर में जो है ना 6000 कुआं मिले। 6000 में से जो है ना सिर्फ 20 कुएं पक्के थे, बाकी सभी कच्चे थे। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भी पूर्वी राजस्थान के 18 गांवों के 528 कुओं में से मात्र 41 कुएं ही पक्के थे। जो 17वीं शताब्दी जो राजस्थान में जो ना 18 गांवों में टोटल 528 कुआं थे, जिसमें से मात्र 41 कुएं जो ना पक्के थे, बाकी सभी के सभी कच्चे थे। मुगल काल में गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्रों तथा दक्षिणी भाग में कुएं सिंचाई के मुख्य स्रोत थे। क्लियर। जिसमें इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन अच्छी स्थिति में था। ये जो गंगा के पास था तो नदी थी, नदी के पास जो है जो भी खेत होगी, जो भी अनाज होगी वो अच्छी ही होगी, जिससे जो है इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन अच्छी स्थिति में था। कुएं से पानी निकालकर उन नालियों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाने की कई विधियां थी। ये जो कुएं के माध्यम से कृषि में काफ़ी कृषि में कुआं जो काफ़ी मुख्य अच्छा योगदान दिया, मुख्य स्रोत में से एक था कुआं भी। क्लियर। उसका नेक्स्ट है रहट। ये रहट जो है ये भी एक सिंचाई करने वाली जो ना एक मशीन हुआ करती थी, वही है रहट या अरहट, जिसे अंग्रेजी द्वारा पर्शियन व्हील नाम से संबंधित किया गया है। पर्सनल व्हील नाम से संबंधित किया, ये अंग्रेजी नाम है। उसके सिंचाई हेतु प्रयुक्त की जाने वाली एक विचलन मशीन थी। ये जो है रहट जो है एक मशीन थी, ठीक है, जो चैन या गियर पर आधारित थी। ये जो है रहट जो है चैन और गियर पर आधारित चलती थी। ठीक है। मुगल काल में लाहौर, दीपालपुर तथा सरहिंद में इसका व्यापक प्रयोग होता था। इस समय जो ना काफ़ी यह रहट का उपयोग होता था। भारत में रहट के प्रवेश का वास्तविक समय 13वीं या 14वीं में माना जाता है। ये जो भारत में रहट का वास्तविक समय जो है ना 13वीं या 14वीं में माना जाता है, किंतु इसका सर्वप्रथम एवं विस्तृत वर्णन बाबर द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया। ये जो है ना इसका विस्तृत रूप से, संपूर्ण रूप से बाबर द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था यह रहट का। ठीक है। प्रारंभ में लकड़ी की इस विलक्षण में
प्रारंभ में लकड़ी की इस विलक्षण मशीन पर केवल धनी किसानों यानी किसानों का ही आधिपत्य बना रहा। ये जो है रहट जो है पहले के ज़माने में, पहले जब थी स्टार्टिंग में, उस समय जो है ना काफ़ी मतलब जो किसान थे जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रुपया पैसा धन थे, वे इस पर आधिपत्य बना रखा उस परंतु 16वीं शताब्दी तक धीरे धीरे यह आम किसानों तक पहुंच के भीतर हो गया। मतलब आम लोगों तक 16वीं शताब्दी तक ये जो है ना रहट चला गया। रहट से पानी निकालने की प्रक्रिया यह थी कि कुएं की गहराई के अनुसार 2 समान लंबाई की रस्सियों के एक सिरे की ओर लकड़ी का एक लट्ठा बांध दिया जाता था जिसके साथ घड़े बंधे होते थे। क्लियर। उसके बाद दोनों रस्सियों को जो है उस चरखे पर चढ़ाते हुए जो कुएं पर लगा होता था, घरों को लट्टे सहित कुएं में ढीला छोड़ जाता था। क्लियर। इसके बाद इस चरखे जो है से धीरे से एक दूसरी चरखी जुड़ी रहती थी जिसे बैल घुमाता था। क्लियर। इस चरखी के दांते जो है दूसरी चरखी के दांतों से फंसे होने के कारण बैलों के घूमने पर घरे वाली चरखी भी घूमती थी। यह सभी जो ना रहट किस तरह से चला जाती थी उसके बारे में बताया गया है। और इस प्रक्रिया से बाहर निकाला जाता था पानी को। ठीक है। सिंचाई कार्य में प्रयुक्त होने वाली इस महत्वपूर्ण यंत्र ने सिंचाई की संभावना को पर्याप्त बना दिया। सिंचाई की इस प्रक्रिया में बैलों के प्रयोग से मानव ऊर्जा की बचत होती थी जिसका प्रयोग कृषि से संबंधित अन्य उद्यमों में किया जाता था। ये जो है रहट जो है भी कृषि की सिंचाई में काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लियर। ये जो है किस तरह से रहट चलाई जाती है इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है चरस। चरस भी जो है ना ये सिंचाई के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। कुएं से पानी निकालने की दूसरी सामान्य विधि चरस थी। ये जो है ना कुएं से जो ना जिस तरह से रहट हुआ उसके बाद चरस भी इसी तरह ये कुएं से पानी निकाला जाता था इसके माध्यम से। ठीक है। बाबर के अनुसार आगरा, चंदवारा, बयाना आदि क्षेत्रों में चरस द्वारा सिंचाई होती थी। ये जो बाबर के अनुसार जो है ना आगरा में हुआ, चंदवारा में हुआ, बयाना में हुआ, इन सभी में जो चरस द्वारा सिंचाई की जाती है। देखिए इस विधि में कुएं की घिरनी पर रस्सी चढ़ाकर उसके एक सिरे में चमड़े का बड़ा बैग बांधा जाता था। क्लियर। जबकि दूसरा सिरा एक बैल से बंधा होता था। देखिए ये चरस किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से पानी निकाला जाता है तो इसके बारे में है। बैल को कुएं के समीप खड़ा कर पानी का बैग कुएं में ढीला जाता था। ठीक है। बैग में पर्याप्त पानी भर जाने के बाद एक व्यक्ति बैल को हाँकता हाँकते हुए दूर ले जाता था और इस प्रकार खींचकर कुएं से बाहर आए पानी से भरे बैग को कुएं पर खड़ा एक दूसरा व्यक्ति एक कठोते में खाली करता जाता था। क्लियर। आप समझ रहे हैं। कठोते से जुड़ी नालियां द्वारा पानी खेतों तक पहुंच जाता था। इस तरह से जो ना चरस के माध्यम से जो है खेतों में पानी दी जाती थी। जिस तरह से इसमें बैल का उपयोग किया जाता था। उसके बाद 2 व्यक्ति रहते थे बैलों को आगे हाँकता हुआ, उसके पानी जो है कुआं से ऊपर आते थे और उस पानी को जो ना एक मतलब नाली बना दिया जाता था। ये तो कोई सामान में रख दिया जाता है। यदि खेत उससे दूर हो तो किसी सामान में किसी डब्बे में रख दिया जाता है। उसके बाद वो नाली के माध्यम से जो ना खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। बाबर ने इस विधि को अत्यंत घृणित बताया है। बाबर ने जो है ना इस विधि को काफ़ी घृणित बताया है क्योंकि जब बैल पानी का बैग एक बार खींचकर प्रक्रिया दोहराने के लिए पुनः कुएं की ओर लौटता था तो रस्सी मार्ग के परे गोबर एवं मूत्र आदि की लड़ती जाती थी। मतलब ये हुआ जैसे कि घोड़ा आगे गया, जैसे घोड़ा को हाँकते हुए आगे लेके गया, उसके जो ना रस्सी जो हुआ करते थे, रस्सी में जो है ना उसके द्वारा पैर उसमें पैर डाला जाता था, कीचड़ लग जाता था, गोबर लग जाता था, मूत्र लग जाता था। इसके कारण जो वो सभी रस्सी जो ना फिर से कुएं में डाला जाता था जिससे कि पानी जो है ना दूषित हो जाता था। सिंचाई की चरस जो ना तकनीक ढकेली के मुकाबले अधिक गहरे कुएं से पानी खींचा जा सकता था। ये चरस के माध्यम से जो ना अधिक गहरे कुएं से भी पानी निकाला जाता था। अतः यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी थी जहाँ कुएं के जल स्तर अपेक्षाकृत अधिक नीचे होता था। जहाँ जो कुआं जो है ना कुआं काफ़ी गहरीली होती थी उस समय ये चरस का उपयोग ज़्यादातर किया जाता था। इस उपकरण के माध्यम से ढकेली की अपेक्षा अधिक मात्रा में पानी निकाला जा सकता था। अतः इसके प्रयोग द्वारा जो है ना अधिक खड़े खेतों की सिंचाई संभव थी। क्लियर। ये चरस की विधि थी। अब देखिए नहरें, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप आसानी से लिख सकते हो नहरें के बारे में। देखिए सिंचाई के लिए क्या क्या उपयोगी हो सकता है, जैसे कि सिंचाई तकनीक हो गया, नहर हो गया, कुआं हो गया, ये चरस हो गया, उसके बाद उसके बाद एक पॉइंट रहट जो बताए थे, उसके रहट, ये सभी जो ना पॉइंट हो गया, इसके बारे में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर। जैसे कि नहरें हुई है। सिंचाई के उद्देश्य से 16वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बाबर ने
भारत में नहरों की कृत्रिम व्यवस्था का अभाव बताया है। ये जो है बाबर जो है 16वीं शताब्दी में जो है भारत में नहरों की जो है ना काफ़ी अभाव बताया था, कि कमी बताया था, ठीक है। किंतु बाद में जो कृषि भूमि सिंचित करने के हेतु कुछ नहरों में निर्माण के विवरण मिलते हैं, जो इसके बाद जो है कि बाद में कृषि भूमि जो है सिंचित करने के लिए नहरें बनाए जाने लगे, उसके विवरण इसके मिलते गए। उसके बाद भारत के उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तरी गंगा एवं सिंधु क्षेत्र में सिंचाई हेतु अनेक नहरें निर्मित की गई। नहरें दो प्रकार की होती थी, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। प्राकृतिक हुआ जो प्राकृतिक जो पहले से मतलब गड्ढा अपने खुद से बनता है, उसके बाद मानव के द्वारा जो है नहरें बनाई जाती थी, वे हुई, ठीक है। उसके नदियों द्वारा अपना मार्ग बदल देने के कारण प्राकृतिक रूप से नहरों का उद्भव हो जाता था। ऐसी नहरें मुख्य नदी से शाखाओं से बढ़कर प्रणालिकाओं के रूप में बहती थी, जिसका प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता था। क्लियर। ये सभी नहरें के द्वारा जो था, नहर प्रकृति के द्वारा नहरें जो होती थी वे अपने से मिट्टी कट के रूप में नहर बन जाती थी और खेतों में पानी जाती थी। ये सभी जो ना इंपॉर्टेंट है कृषि क्षेत्र के लिए, किस तरह से कृषि तकनीक है, ये किस तरह से कृषि की जाती थी, किस तरह से सिंचाई की जाती थी, किस तरह से मतलब अलग अलग प्रकार के नई नई तकनीक लागू किया जाता था, किस तरह से भारत में कब आया, जैसे किस तरह से बाबर के समय में किस तरह से था और वर्तमान समय में किस तरह से, इसके बारे में दर्शाया गया। जैसे क्वेश्चन में आपका पूछा गया था 13वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य में किस तरह से कृषि तकनीक हुआ करती थी, उसके बारे में हम लोग समझ गए। और वर्तमान समय में तो अभी बहुत सारी उन्नति देखने को मिलती है, मतलब मशीनें, अलग अलग प्रकार की मशीनें आ गई हैं, मोटर आ गई, अलग अलग प्रकार की नई नई तकनीक आगे हैं। इसके बारे में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर। ये रहा आज के जो है कृषि तकनीक। आई होप कि आपको आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा आज के क्लास को। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।